या देयर वाज सम स्नैग। तो पोएम का स्टाइल क्या है? रिटन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ये इसकी सिग्नेचर पोएम मानी जाती है। सिग्नेचर पोएटिक फॉर्म है कि ये हमेशा ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही लिखते आए हैं। इसमें साइकोलॉजिकल रियलिज्म है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म का मतलब क्या है कि आपको ये इस तरह की बात करता हुआ लगभग लगभग लाइफ में बहुत सारे लोग आपको इस तरह की बात करते हुए नजर आ जाएंगे, जिस तरह की बात कवि ने इस कविता के अंदर की है। साइकोलॉजी जो एक प्रेमी की दिखाई है, ठीक है। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है लाइफ को लेकर। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मनन करना, किसी चीज के ऊपर सोचना, ब्रूड ओवर करना, ब्रूड ओवर, ठीक है। फिलोसॉफिकल क्यों है कि लाइफ क्या है, डेस्टिनी क्या है, लव क्या है, फेलियर क्या है, ये जो गहरे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं इनको फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। और रोमांटिक इमेजिनेशन है। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? जो एक्चुअल में इमेजिनरी हो, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि रोमांटिक और इमेजिनेशन क्या? रोमांटिक का मतलब इज नॉट ओनली ऑलवेज एसोसिएटेड विद नेचर। रोमांटिक ऑल्सो मीन्स समथिंग विच इज वेरी फार अवे, काइंड ऑफ फार अवे इमेजिनेशन, ओके। कि भाई रिमोट तरह की बात करना, कि एक लड़का अगर अभी आम लड़के को देखेंगे उसको लड़की रिजेक्ट कर दे, मान लो किसी जमाने में, आजकल तो नहीं, आजकल तो मैंने देखा है कि वो शायद सेलिब्रेशन भी करते हैं, लेकिन लड़की बोले कि मैं तुझे छोड़ रही हूं, और वो लड़का बोले कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए यहां से वहां तक चलो, राइड करो मेरे साथ, और वो उस बात पे बहुत खुश हो जाए, तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन। और विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म, ठीक है। विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है? अब इस पोएम में एक खास बात है, एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा कि इस पोएम में क्यों ये पोएम रखी गई है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चारों तरफ एक होप नजर आ रही थी। रेलवे लाइन बिछ गई थी, डाक व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और मतलब बड़े बड़े शहर एस्टैब्लिश होने लगे थे, और एजुकेशन काफी हद तक बढ़ गई थी, चीजें लगभग अवेलेबल होने लगी थी, तो वो ऑप्टिमिज्म चारों तरफ फैल गया। तो उसका एक नमूना है ये कविता। लैंग्वेज कन्वर्सेशनल टोन में लिखी है, आपको लगेगा जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं। याद रखना है, ये रिफ्लेक्टिव कविता, यानी कि मनन करते हुए, सोचते हुए लिखी गई है। इंटेलेक्चुअल एंगेजिंग है, ये हमको एज आई हैव बीन ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि ये हमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनाती है। बात करते करते हमें लगने लगेगा कि हम किसी बहुत गहरे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए, हालांकि मैंने बता दी है कि एक जना बोलता है, ड्रामेटिक सेटिंग होती है जिसमें सिंगल स्पीकर इज देयर, और वो एड्रेस करता है एक साइलेंट लिसनर को। वन लिसनर इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड दैट लिसनर इज कॉल्ड साइलेंट लिसनर, ठीक है। और एट अ सिग्निफिकेंट मोमेंट, एक कोई ना कोई ड्रामेटिक मोमेंट होता है इस कविता में, रिवीलिंग नॉट ओनली द सिचुएशन बट ऑल्सो हिज ओन कैरेक्टर। अच्छा, जो जो कविता आगे बढ़ती है, हमें कैरेक्टर्स के जो गुत्थियां है वो खुलने लगती है। वी जस्ट कम टू नो अबाउट, जो भी स्पीकर होता है उसके बारे में पता चलने लगता है, जो सामने बैठा है जो बोल नहीं रहा है, दैट लिस्टर के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगता है। वो 100% चीजें जब क्लियर हो जाती है, क्योंकि ड्रामा का पर्पस क्या होता है, ड्रामा भी जब हम देखते तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रामा में चीजों को, कैरेक्टर बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है। इसलिए शेक्सपियर फेमस है कि उसके कैरेक्टर्स चाहे वो थोड़ी देर के लिए भी आए हो, वो अंदर से कैसे है ये हमें पता चल जाता है। तो इस कविता में भी सिग्निफिकेंट मोमेंट के थ्रू वो उनके कैरेक्टर, उनके इमोशंस, उनकी साइकोलॉजिकल थॉट्स, उनकी स्पीच, साइकोलॉजी थ्रू स्पीच, ये सब चीजें वो बता देता है। फिर उसके अंदर आपको और कुछ याद रखना है, मान लो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, सिंगल स्पीकर होता है, हाँ जी होता है। साइलेंट बट इंप्लाइड लिसनर होता है, हाँ वो लिसनर है, उसका नाम लिया जा सकता है बार बार कविता के अंदर, लेकिन वो बोलता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। और कोई ना कोई ड्रामेटिक सिचुएशन होती है, जैसे इसमें क्या है कि लवर हैज बीन जिल्टेड, लवर को छोड़ दिया गया है, लेकिन वो इतनी हिम्मत करके वापस पूछ रहा है कि अगर तुम छोड़ ही रही हो तो वहां से वहां तक मेरे साथ राइड ही कर लो, है ना। एक बड़ा एक डिसाइसिव मोमेंट है। सेल्फ रेवल्यूशन है, रिवील करने का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है, टू शो योर सेल्फ, कि तुम कैसे हो। तो आप साफ ही पता चल रहा है कि अब मना कर दिया उसके बावजूद भी कह रहा है कि वहां तक चलोगी क्या मेरे साथ, है ना, यानी प्यार करता है। उसकी पर्सनालिटी का पता चल रहा है, साइकोलॉजिकल डेप्थ का पता चल रहा है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है मनन करना, जैसे इंस्पेक्शन का मतलब अच्छी तरह से किसी चीज को नोटिस करना, और इंट्रो मतलब अंदर, यानी कि आपका आत्म मंथन, या आप अपने अंदर अच्छी तरह से चेक कर पाते हो कि वाकई मैं इस मोमेंट को जी रहा हूं, क्या ये लड़की मुझे छोड़ रही है, लेकिन ये जितनी देर मेरे साथ है, मैंने इसको चाहा था, इसने मुझे हामी भरी थी मेरे साथ रहने के लिए, और अब ये मोमेंट में जाने नहीं देना चाहता, ठीक है ये जाएगी। अच्छा, ये लड़कियों का
आपको इसमें एक चीज नजर आई होगी जरूर, इसमें गैलेंट्री भी है इस पोएम के अंदर। गैलेंट्री क्या होता है? लड़की की रेस्पेक्ट करना, जबरदस्ती नहीं कर रहा है, एजुकेटेड लड़का है ना, वो उसकी इच्छा की बड़ा सम्मान कर रहा है, ठीक है। और इससे हमें उस लड़के के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर है पूरी कविता में, आप देखोगे ऐसे जैसे ड्रामा में होता है ना, मेलोड्रामेटिक सिचुएशन, यानी अति नाटकीयता, कुछ भी रियलिटी से रिलेटेड नहीं, क्योंकि रियलिटी में बुरा लगता है कोई लड़की छोड़ती है तो बुरा लगता है। अ नेचुरल कन्वर्सेशनल स्टाइल है। सेंट्रल आइडिया मैं पहले बता चुका हूं कि पोएम टीचेस दैट ह्यूमन लाइफ इज मार्क्ड बाय इनकम्प्लीट डिजायर्स एंड अनफुलफिल्ड एम्बिशंस। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। इंसान की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं, कभी भी इनकम्प्लीट डिजायर्स रह जाती हैं। इस बात को रियलाइज करते हुए परफेक्शन इज इम्पॉसिबल, तो क्यों जबरदस्ती करता है कोई इंसान कि वो अपने आप को परफेक्ट दिखाए। परफेक्ट दिखाने के चक्कर में आपको मालूम है ना, जितने भी लोगों ने अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश की है लाइफ में, फिर बाद में उनके वो जो लूप होल्स सामने आते हैं। आप गांधी जी की बुक्स पढ़िए, अब आप उनके ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट को लेकर के कितनी मतलब उनके बारे में हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, नेहरू के बारे में कितना क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। मैं केवल इन दो पॉलिटिकल फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आज जो फिगर्स पॉलिटिकल फिगर्स फेमस है, वो आगे जाकर के देखना आपको महसूस होगा कि उनमें तो काफी सारे लूप होल्स थे। यानी कि परफेक्ट है ही नहीं, तो परफेक्ट मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। द स्पीकर चूजेस टू चेरिश, चेरिश का मतलब होता है मन में पालना, द प्रेशियस मोमेंट, वो जो कीमती क्षण वो जी रहा है, ऑफ राइडिंग बिसाइड हिज बिलवड, ठीक है, प्रेजेंट में जीना, ये इस पोएम का मेन मकसद है। द जर्नी बिकम्स मोर मीनिंगफुल देन द डेस्टिनेशन, है ना। मंजिल से ज्यादा राह इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मंजिल तो मिलेगी जब मिलेगी, लेकिन रास्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनल डिफीट, उसकी जो पर्सनल डिफीट है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस कविता में फिलोसॉफिकल ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। ऐसे करके कविता, मुझे लगता है आपको थीम भी समझ में आ गई। मेजर थीम्स में हम और क्या लेते हैं? लव एंड रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर है ना। फिर हम देखते हैं इसमें कि होप एंड ऑप्टिमिज्म है, ह्यूमन एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन का मतलब इच्छाएं, टाइम एंड मोर्टैलिटी दिखाया, क्योंकि इंसान आज नहीं तो कल मरेगा और एक लिमिटेड टाइम है उसके पास। रियलिटी एंड इमेजिनेशन है, तो रियलिटी में जियो ना, इमेजिनेशन में क्यों जीते हो, इसको एक्सेप्ट करो जो फैक्ट आया है। और लाइफ एक जर्नी है। फिर इसमें सिंबोलिज्म क्या दिखाया है? क्या है इसमें सिंबोलिज्म? सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है? सजेस्टिव नेचर किसी चीज का, कि कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसका दूसरा क्या मीनिंग निकल रहा है। लास्ट राइड है, इसका मतलब है जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हो सकता है उसके बाद ही डेथ हो जाए, तो तुमने मोमेंट क्या जिया, तुम तो दुख में मरोगे। इसका मतलब है जो तुम कर रहे हो उसको तुम एंजॉय करो। हॉर्स राइड जो दिखाई है इसके अंदर, वो क्या है? कंपेनियनशिप है, क्योंकि दोनों साथ बैठे हैं घोड़े के ऊपर। और यात्रा, अकेले में जाना लड़की के साथ फ्रीडम को शो करता है ना। ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ लाइफ है कि आगे से आगे, इसको बोलते हैं ब्राउनिंग का ऑप्टिमिज्म। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन आएगा आपको। ऑप्टिमिज्म ये बहुत फेमस है, आप अलग से इसको रिसर्च करके देखिएगा। ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिज्म क्यों फेमस है? ब्राउनिंग्स, अच्छा किस किस को पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे, उनको कितने बड़े लवर थे, कितने बड़े डेडिकेटेड हस्बैंड थे वो थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। वो उनकी जो है जो वाइफ थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब कवित्री थी, ठीक है। और उनकी वाइफ फिर हमेशा बीमार रहने लगी, फिर उसके बाद में वो उनकी सेवा करने लगे, और वो अपने माँ बाप से हमेशा अलग रहे वेनिस में जाकर के। ऐसे करके हम देखते हैं कि एक बहुत ही गहरा मीनिंगफुल तरीके से लाइफ को जीने वाला सच्चा प्रेमी इस तरह का राइटर है जो ये कविता लिख रहा है, ठीक है। फिर इसमें इवनिंग की सेटिंग दिखाई है कविता के अंदर। तो इवनिंग की सेटिंग का मतलब क्या है? द एंड ऑफ द रिलेशनशिप एंड द ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब होता है संध्या, इवनिंग, है ना। इसमें लाइफ की इवनिंग दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी वाइफ का नाम था, ये पता नहीं, पूछ सकते हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। बहुत एस्टैब्लिश्ड पोइट्रेस रही है वो पहले से ही, ठीक है। फिर आ जाओ, लास्ट नाइट टुगेदर कविता स्टार्ट हो रही है, आ जाओ। आई सेड, एब्रप्ट स्टार्ट होती है ये। आई सेड मैंने कहा, देन उसके बाद डियरेस्ट। देन का मतलब है
इसका मतलब है ड्रामेटिक सिचुएशन है, घटना घट चुकी है, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। डियरेस्ट, प्रिय, सिंस टिस थो, आखिर, सिंस का मतलब है एट लास्ट। ओहो अच्छा, तो एट लास्ट तुमने मुझे छोड़ ही दिया, है ना, ऐसे सोच रहा है वो। कह रहा है अच्छा लास्ट में मतलब तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। सिंस नाउ, अंत में, सिंस नाउ का मतलब आखिरकार, नाउ एट लेंथ, आगे इतनी लंबे समय बाद जाकर के, एट लेंथ मतलब इतने टाइम बाद। माई फेट आई नो, मेरा भाग्य मुझे पता चल गया। क्या भाग्य पता चल गया? कि मुझे तुम्हारे बिना रहना है। ओके, सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, आखिरकार, या इसके मतलब क्योंकि भी हो सकते हैं, बिकॉज सिंस के कई मीनिंग होते हैं, है ना। आखिरकार नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, है ना, मेरे प्यार का कोई फायदा नहीं निकला। अवेल्स का मतलब कि वो उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। अच्छा मतलब मैं तुम्हें ढंग से प्यार नहीं कर पाया। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर, आखिरकार मेरी जो सारी जिंदगी जो लगा करती थी, सीम्ड का मतलब है लगा करती थी, मेंट फॉर का मतलब मीनिंगफुल, फेल्स, आज वो फेल हो गई। सिंस दिस वॉज रिटन, ओ ऐसा लगता है कि ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। दिस वॉज रिटन, देखिए इसका मतलब है राइटर क्या है? फेटलिस्ट है ना, फेटलिस्ट है यानी भाग्य में भरोसा करने वाला। एंड नीड्स मस्ट बी, अब ये थोड़ा सा अलग ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको मैं सिखाना चाहता हूं सभी बच्चों को। नीड्स मस्ट बी कभी पढ़ा है आपने? कभी एक पैटर्न होता है, मैंने इसको लिखा है ग्रामर में क्योंकि आपका ग्रामर का भी पूरा टेस्ट होने जा रहा है। नीड्स मस्ट इज एन ओल्ड इंग्लिश फ्रेज, याद रखना आपको, ये ओल्ड इंग्लिश फ्रेज है, यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट अ पर्सन हैज टू डू समथिंग, उस आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव, तब हम बोलते हैं नीड्स मस्ट बी। अच्छा, और ये थोड़ा एलिप्टिकल सेंटेंस होता है। एलिप्टिकल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस को थोड़ा छोटा कर दिया है कि देयर इज नो नीड टू, इस तरह का सेंटेंस है। ये देखिए, नीड्स मस्ट व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन, एक सेंटेंस लिखा मैंने। इट एम्फसाइजेस कंपल्शन, तो जिस जिंदगी में जब कंपल्शन आ जाता है, कोई पर्सनल चॉइस, है ना, आपकी नहीं रहती है और आपको उस कंपल्शन के यानी कि उस जोर जबरदस्ती के हिसाब से काम करना पड़ता है, तब ये पैटर्न आता है। ध्यान से देखिए, ये ग्रामर का एक नया सेंटेंस है तुम्हारे लिए। सिंस दिस वाज रिटन, क्योंकि आखिर ये लिखा हुआ ही था, एंड नीड्स मस्ट बी, और लगता है कि अब मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इसका मीनिंग निकलेगा सो आई डोंट हैव एनी चॉइस, और ये रेड कलर में लिखा है, ये कविताओं में नहीं है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। माई होल हार्ट राइज इज अप टू ब्लेस, लेकिन मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मेरा पूरा जो दिल है वो अब उठ रहा है और तुम्हें ब्लेस कर रहा है। राइज का मतलब यहां पे है कि मतलब मेरी जो फीलिंग्स आ रही हैं, योर नेम इज इन प्राइड, मैं बहुत गर्व के साथ तुम्हारा नाम ले रहा हूं, एंड थैंकफुलनेस, और बहुत धन्यवाद देता हूं कि अब तक तुमने मेरा साथ दिया, मेरे साथ रही। और लास्ट में टेक बैक द होप यू गेव, थोड़ा सा ताना भी मार रहा है, और लेकिन तुमने जो भी आशाएं मुझे दी थी जीवन में कि मैं ये करूंगा, तुम्हारे साथ जीवन बसाऊंगा, वो सब तुमने ले ली, टेक बैक कर लिया। आई क्लेम, लेकिन मैं एक दावा तो कर सकता हूं, मेरा इतना अधिकार तो बनता है, ओनली ए मेमोरी ऑफ द सेम, कि उस वक्त फोन वगैरह तो थे नहीं ना कि सेल्फी ले ली साथ में, चलो जी जाओ, तो वो कह रहा है कि मेमोरी में रह जाए, एक यादगार के तौर पर ही सही। एंड दिस बिसाइड, और इसके अलावा, दिस बिसाइड मतलब इसके अलावा, इफ यू विल नॉट ब्लेम, ब्लेम का मतलब यहां पे बुरा ना मानो, तो इफ यू डोंट माइंड, ब्लेम का मतलब यहां पे माइंड करना है, आप बुरा ना मानो, तो योर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, तुम्हारे जाने से पहले एक बार मेरे साथ लास्ट राइड कर लो। ठीक है, तो मैं केवल मीनिंग तक सीमित हूं अभी, कि मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूं। बाकी अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा सिंबोलिज्म आया है, हल्का सा ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट चॉइस आया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन स्टैंजा हो गया। गिन लीजिए दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब है 11 लाइन स्टैंजा लिखा है, एक खास किस्म का। फिर so no avails fails be bless, है ना। तो आप ध्यान से देखिए इसको कि ये कपलेट के फॉर्म में लिखा गया है, कपलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को इन्होंने कपलेट में लिखा है, पहली बात। और फिर ये कैसे कपलेट्स हैं, ये इसमें इन्होंने सो लिखने के बाद आगे बात बढ़ गई, है ना, कंप्लीट नहीं हो पा रही है बात, इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो ये इसके अलावा अगले स्टैंजा पे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्राउ ऑफ हर्स, उस मेरी मिस्ट्रेस का देखो आजकल नेगेटिव मीनिंग निकलता है, लेकिन वहां पे उस वक्त जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा बिलवड, कि मेरी बिलवड ने क्या किया, थोड़ा सा अपनी आईब्राउ को ऐसे ऊपर किया,
बेंट किया, ठीक है। हर्ष, ब्राउ ऑफ हर्ष का मतलब है उसके दो आईब्राउज है तो उसने एक को थोड़ा टेढ़ा किया। दोज डीप डार्क आईज, कहता है कि वो उसकी गहरी गहरी आंखें, अभी भी प्यार में पागल है वो। वेयर प्राइड डेमोर। अब डिमोर एक वर्ड है, डिमोर, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, डिमोर। डिमोर के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा है मैंने। मीन्स टू ऑब्जेक्ट, है ना, हेजिटेट और एक्सप्रेस डाउट और डिसएग्रीमेंट ऑफन इन अ पोलाइट और कॉशियस वे। तो दोज डीप डार्क आईज वेयर प्राइड डिमोर। आंखें तो बड़ी सुंदर है, डार्क है, लेकिन प्राइड जो है वहां पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहा है। मतलब वो सोच रही है इसको हाँ बोलूं कि ना बोलूं, उसका खुद का एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो है ना। व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, कहता अभी तो प्राइड नजर आ रहा है मुझे वहां पे, अभी तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कर रही है कि अच्छा नहीं, मैं लास्ट राइड में आना नहीं चाहती, लेकिन इतने में थोड़ी देर में वो कह रहा है कि अभी थोड़ी देर में पिटी आ जाएगी उसमें, क्योंकि वो उसका नेचर जानता है। वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, वो उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देगी, उसके प्राइड को, उसके आईब्राउ को। फिक्स्ड मी, और जब तक उस लड़की ने ऐसा सोचा, देखो ड्रामेटिक सिचुएशन नहीं है कि जब तक वो लड़की ऐसे कह रही है, अच्छा जैसे देखो मैं करके दिखाता हूं, मैम इफ यू डोंट माइंड विल यू नॉट ब्लेम, कैन आई हैव अनदर लास्ट राइड विद यू। ऐसे सोच रही है, कहता है फिक्स्ड मी, तब तक तो वो चीज उसने उस मोमेंट ने उस लवर को फिक्स कर दिया, यानी कि वो कुछ समय के लिए पत्थर बन के रह गया। ब्रीदिंग वाइल और टू, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। वाइल और टू का मतलब है मैं एक सांस लूं कि नहीं लूं, है ना। वाइल मतलब, वाइल का मतलब यहां पर ये है कि मेरी सांस जो है अटक गई और मैं फिक्स हो गया। विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, एग्जैजरेशन है ना ये, कि मेरी लाइफ जो है और डेथ बैलेंस में थी, क्योंकि अगर वो कहेगी यस तो मैं जी जाऊंगा, और वो कहेगी नो तो हे भगवान इसने क्यों मना कर दिया, ठीक है। राइट, इतने में वो लड़की क्या बोलती है, राइट। अब देखिए ये राइट किसका बोला हुआ है बताओ, ये राइट बोला हुआ है उस लड़की का। इसका मतलब है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, क्योंकि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हमें पता चल रहा है कि अब उसकी एंट्री हुई। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसका पहला वर्ड क्या है, राइट। द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन। रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है, फिर से तरोताजा कर देना, रीनरिश्ड। जैसे ही उस लड़की ने यस बोला, राइट बोला, ठीक है, तो मैं फिर से ताजा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन वापस आ गया, मेरी सांस वापस आ गई। माई लास्ट थॉट्स वॉज एटलीस्ट नॉट इन वेन। वेन का मतलब व्यर्थ, मतलब मेरी जो लास्ट सोच थी वो बेकार नहीं गई। लास्ट सोच क्या थी कि यार इसको हाँ बोलना चाहिए। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, है ना। अब देखिए यहां पर एक इंग्लिश का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ है। माई मिस्ट्रेस एंड आई होना चाहिए था ना, देखो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो तो इसने, लेकिन माई मिस्ट्रेस और वो ना लिख करके क्या लिखा है, आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड। देखो मैं और मेरी प्रेमिका साथ साथ है। अभी ये अपने को गिल्टी समझ रहा है जहां तक मेरा ख्याल है, इसलिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखना है आपको। माई मिस्ट्रेस एंड आई नहीं बोला है, ठीक है, क्योंकि इसको लगा है कि मेरे में कोई कमी होगी, इसीलिए इसने मुझे रिजेक्ट किया है। मुझे इस चीज से ये हिंट मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन से। आप लोग भी नोटिस करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आपको क्या लग रहा है। साइड बाई साइड, शेल बी टुगेदर, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, राइड करेंगे। अब बताओ, सांस लेना तो एक बहुत नेचुरल चीज है, लेकिन कह रहे थे इतना कम टाइम भी रहेगा कि कम से कम मैं इसके साथ सांस ले पाऊंगा। सो वन डे मोर एम आई डीफाइड। डीफाइड का मतलब होता है गॉड लाइक, देव तुल्य हो जाना। मैं एक दिन के लिए और देवता की तरह हो गया, क्योंकि लड़कों को मोस्टली ऐसा लगता है ना कि एक लड़की को पोजेशन मानते हैं, और जब तक लड़की उनके आसपास है उनको लगता है कि उनकी बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे थोड़ा सा मेल शॉविनिज्म आ गया है। मेल शॉविनिज्म क्या होता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना लड़की की वजह से। हालांकि यहां पर मेल शॉविनिज्म नहीं है, लड़की की वजह से अपने आप को कंप्लीट मानेगा। और डीफाइड वर्ड जो है इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कह सकता हूं, महान कह सकता हूं। हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टुनाइट, ये वर्ल्ड फेमस लाइन है, कोटेशन में आती है। क्या पता, कौन जानता है, शायद आज ही संसार खत्म हो जाए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि ये ब्राउनिंग के ऑप्टिमिज्म की कविता है। अब आपको बता रहा है कि क्या पता आज ही संसार खत्म हो जाए, तो कम से कम मैंने आज का दिन तो जी लिया, ठीक है। फिर आ जाओ आगे, हश, इफ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड। अच्छा, हश का मतलब क्या है, वो हमें कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं या कोई बोलना चाह रहा है ना, या वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है, शायद लड़की कुछ कहना चाह रही हो, तो कह रहा है तुम बोलो मत, अभी मुझे आराम से इस मोमेंट को जीने दो, चुप हो जाओ।
इफ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड, लेकिन साफ पता चल रहा है कि ये नाउ ही इज टॉकिंग टू अस, कह रहा है कि क्या तुमने कोई वेस्टर्न क्लाउड देखा है? वेस्ट के अंदर जब सूरज ढलता है तो कोई क्लाउड ऑल बिलोई बॉजम, बिलोई का मतलब यहां पे आएगा बहुत बड़ा, फूला हुआ, बिग। बिलो एक पेड़ होता है, बिलो का मतलब एक पेड़ ही बोलते हैं, ठीक है। बॉजम का मतलब है फूला हुआ, छाती को बोलते हैं वैसे तो बुजम, बिलोई बुजम का मतलब है बड़ा सा क्लाउड, ठीक है, ओवरबाउड, और उसके ऊपर झुका हुआ हो, क्या? बाय मैनी बेनेडिक्शंस, बेनेडिक्शंस का मतलब होगा गिफ्ट्स। अब वो क्या गिफ्ट्स है? ऐसे नेचुरल टच आ गया यहाँ पे, देखिए रोमांटिक टच बोलते हैं इसको, कि अपनी सिंबॉलिक जो जर्नी है उसके साथ साथ उसने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर दिखाया उसको। यात्रा करते वक्त, भाई थोड़ा रोमांटिक भी तो है ना ये, कि यात्रा करते वक्त जैसे अपनी प्रेमिका के साथ कोई बैठा है, म्यूजिक लगा लेगा, मोमबत्तियां जला लेगा, हार्ट शेप के गुब्बारे लगा लेगा, परफ्यूम छिड़क देगा, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेगा, सोचो, और फिर उसको इंप्रेस करेगा। तो राइटर हमें इंप्रेस कर रहा है, कह रहा है कि देखो तुमने कभी ऐसा देखा है इस तरह का नेचर में एटमॉस्फेयर के बादल हो, बहुत बड़ा सा, बड़ा बिलोई बॉजम मीन बड़ा बादल, जिसके ऊपर झुके हुए कई गिफ्ट्स, जैसे सन की, मून की और इवनिंग स्टार एक साथ। तो अब इसे थोड़ा टिपिकल है कि पूरी संध्या हुई नहीं है तो रात भी नहीं हुई है, सूरज डूब रहा है, चांद उगा है और वीनस स्टार नजर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड सो, और ऐसा अगर तुमने देखा है तो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, तब तुम बहुत अच्छे तरीके से देखने लगते हो और प्यार करने लगते हो उस सीन को, ठीक है। कॉन्शियस ग्रू, और तुम्हारी जो चेतना है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हमारा जो कवि है वो वाकई लवर बनने के लायक है, क्योंकि जिसने आसपास के एटमॉस्फेयर को महसूस नहीं किया वो लवर तो बन ही नहीं सकता। योर पैशन ड्रू, कहता है, और तुम्हारे जो पैशंस है, तुम्हारी जो भावनाएं है वो बाहर की ओर आती है, और तुम देखते हो कि क्लाउड भी है वहां, सनसेट है, मून राइज है, स्टार शाइन, सब कुछ एक साथ है, वाह वाह वाह, डाउन ऑन यू, और ऐसा लगता है कि वो सब चीजें तुम तक पहुंच रही है, नियर एंड येट मोर नियर। अब आप इसमें थोड़ा सिंबॉलिज्म समझिए, थोड़ा सा कविता में हल्का सा वॉलप्चुअसनेस है, वॉलप्चुअसनेस। अच्छा चलिए बताइए, वो कौन से रोमांटिक पोएट से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे? कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आपको हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, पीबी शैली से। और पीबी शैली क्या है? वॉलप्चुअस ज्यादा नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने नेचर को बहुत सुंदर तरीके से और फिलोसॉफिकल तरीके से, रेवोल्यूशनरी तरीके से एक्सप्रेस किया। और वॉलप्चुअसनेस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा किसी चीज को बहुत ज्यादा सेंशुअस बना देना। सेंशुअस का मतलब होता है रिलेटेड टू सेक्स, है ना, इसको आपको सीखना है, वॉलप्चुअस, जिसको हम बोलेंगे कि यहां पर थोड़ा सा कविता के अंदर हल्का सा, भाई प्रेमी प्रेमिका की बात चल रही है ना, तो उसके अंदर केवल ऐसे कोई बहन भाई का प्यार थोड़ी ना है, उसमें तो सेक्स इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो जरूर उस लड़की की खूबसूरती को देखने के बाद उसकी, अब बताइए बोजम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि वो लड़की उसके बिल्कुल उसके आगे ही तो बैठी है ना, घोड़े के ऊपर, या उसके साथ चिपक के पीछे बैठी होगी, समझ लीजिए बाइक पर। सैयारा फिल्म याद कर लो आप कैसे वो ऐसे करके बांध लेती है ना। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि ये ऐसे कह रहा है कि ये सारी चीजें तुमने देखी है, तुम्हारी भावनाएं आगे आ जाती है, यानी कि वो लड़की की जो ब्रेस्ट है, उस लड़की की जो खूबसूरती है, उस लड़की के जो गहने हैं, उसके चेहरे को शायद चांद कह रहा है ना, वो डाउन ऑन यू, नियर एंड येट मोर नियर, इतनी नजदीक तुम्हारे आ जाए, टिल फ्लैश मस्ट फेड। फ्लैश का मतलब यहां पे क्या हुआ? बॉडी, ठीक है। अभी किसी और पोएम को पढ़ाते वक्त भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि यहां पे सिनिक डकी का इस्तेमाल हुआ है। सिनिक डकी, सिनिक डकी का मतलब क्या होता है कि राइटर ने पूरी बॉडी को फ्लैश बोल दिया, मतलब फ्लैश, बॉडी ना बोल के फ्लैश बोल दिया, बॉडी पार्ट फॉर द होल, है ना। मस्ट फेड, कि आपका जो फ्लैश है, यानी कि आपका शरीर का ध्यान नहीं रहता, वो फेड हो जाता है, गायब हो जाता है। फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब है यहां पे बिकॉज, बिकॉज हेवन वॉज हेयर, आपको लगता है कि हेवन आपके पास आ गया है। इतनी ग्रेट फीलिंग्स आ रही है इसको उस लड़की के साथ लास्ट में यात्रा करते वक्त। दस लेंट शी आ गया ना, देखो, अतः इस प्रकार वो झुक गई, शी लिंगर्ड जॉय एंड फियर, और वो लिंगर्ड का मतलब है काफी लंबे समय तक झुकी रही मेरे पास। यहां पे दो मतलब है, या तो वो लड़की उतर गई होगी घोड़े से और कह रही होगी भाई अब मैं तेरे साथ नहीं चलती, तो उसने जब प्रपोज किया होगा तो वो जो लड़की है वो फिर से चढ़ी होगी, तो वो चढ़ी होगी तो
उसकी ब्रेस्ट उसके काफी हद तक उसके नजदीक पहुंची होगी, उसके कानों के कुंडल, सोचो उसका खूबसूरत चेहरा। तो देखो इधर, दस लेंट शी एंड लिंगर्ड जॉय एंड फियर, और मेरे अंदर जॉय और फियर दोनों आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा मुझे कि वो अभी चली जाएगी, और जॉय है कि यार ये इतनी नजदीकी तो मैंने कभी देखी नहीं इसके साथ। दस ले शी, ले मैंने रखा, अतः इस प्रकार रखा, शी अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, समझे? तो इस तरह से उसने अपना हाथ, अपना चेहरा, ये सब चीजें उसके कंधे पर रखी होंगी, अपने उसके ब्रेस्ट पर रखी होंगी। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में कई बार आपको ब्रेस्ट लड़की के लिए भी आ जाता है और लड़के के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना। शी मोमेंट, दस ले शी अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, मतलब कुछ समय के लिए, भाई ऊपर चढ़ते वक्त उसका हाथ पकड़ा होगा, कुछ समय के लिए झुकी होगी और उसको जन्नत मिल गई। आप समझ रहे हो ना, ये जन्नत मिल गई, इस तरह से वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो वॉलपचोस एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताइए? इसमें कामुकता, हिंदी में क्या बोलते हैं? कामुकता। देखिए, कामुकता किसी कविता में नहीं है, वो लव पोएम नहीं हो सकती। हर वक्त देशभक्ति की बातें नहीं होती हैं। एक जवान लड़का अगर कविता लिख रहा है प्रेम की, और उसमें प्रेम के भाव ना हो, मेघदूत जब हम पढ़ते हैं तो मेघदूत में 100% सेक्सुअल भावनाएं हैं, शकुंतला में है, आप पढ़िए कालिदास को, ठीक है। तो आपको समझना है कि हम एक्चुअल में तो लव पोएम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आ जाइए आगे, और इस सीन से आप समझ सकते हो कि वो लड़की उसके बिल्कुल नजदीक बैठी है, और हालांकि इतने खुश नजर आ रहे हैं, इतने खुश, क्या पता वो थे या नहीं थे, इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। फिर देन वी बिगैन टू राइट, फिर कह रहा है कि हमने राइड करना स्टार्ट कर दिया। अब राइड स्टार्ट हो गई तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई राइड कौन से में स्टार्ट हुई, तो हो गई फोर्थ सेक्शन में। माई सोल स्मूथ इटसेल्फ आउट अ लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल। लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल, क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है? सिलवट पड़ना। सिलवट समझते हो भाई? एक कपड़े को या एक कागज को, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये कागज है मेरे पास, हालांकि मुझे इसे खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं दूसरा कागज ले लेता हूं, देखो अखबार ले लेता हूं, ये अखबार है ना, अखबार को तो फाड़ा जा सकता है ना। और मान लीजिए ये ऐसे क्रैम्प्ड हो गया, तो क्रैम्प्ड हो गया तो इसमें सिलवट पड़ गई ना, यानी कि बहुत दुखी, राइटर इस तरह से समझा रहा है, समझे? तो कह रहा है कि मेरी जो आत्मा है वो स्मूथ हो गई, बिल्कुल आराम में आ गई। लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब है पेपर का पीस, ठीक है, लंबा चौड़ा। क्रैम्प्ड का मतलब मुड़ा तुड़ा, मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। ये एक मेटाफर है, यहां पे मेटाफर यूज किया राइटर ने अपनी दुखी आत्मा के लिए, है ना। वो अचानक से खुश हो गई। अब देखिए ये लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल कैसे हो गया? अभी तक तो वो उसके साथ ही था, अभी अभी तो उसने मना किया, एग्जैजरेशन भी है यहाँ पे कि इतनी सी देर के लिए कि मैं तुमको प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इतनी सी देर में ही वो फील कर रहा है कि मेरी तो लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल थी। देखिए इधर ये मैंने बनाया है कि लॉन्ग एक स्क्रॉल जिसको क्रैम्प्ड कर दिया है, अब वो फ्लटर कर रहा है हवा में, और ये देखिए इसकी फीलिंग्स देखिए, मजा आ रहा है इसको कि अब ये मान गई है मेरे साथ थोड़ी देर के लिए, ये एज इट इज चलेगी, ठीक है। इससे कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, इमेज बनाने का बेनिफिट हो रहा है। आगे देखिए जरा, फिर कहता है कि फ्रेशनिंग एंड फ्लक्टरिंग इन द विंड। तो मेरी जो आत्मा है वो पहले क्या थी? एक लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल थी, याद रखिएगा, मेटाफर है वो, अब फ्रेश हो गई है, ताजा हो गई है। फ्लटर का मतलब होता है लहरा रही है विंड के अंदर। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, और जितनी भी मेरी पास्ट की आशाएं थी वो तो रह गई पीछे। व्हाट नीड टू स्ट्राइव विद द लाइफ ऑरी। अब देखिए ये भी एक अलग तरह का ग्रामेटिकल पैटर्न है, व्हाट नीड टू स्ट्राइव, ये कोई ग्रामर है? आप ध्यान से देखिए, आप ऐसा सेंटेंस कभी नहीं लिखते हो भाई। हम कभी भी नीड का सेंटेंस लिखते हैं तो नीड के साथ हम मॉडल का सेंटेंस बनाते हैं, तो एक्चुअली में ये एलिप्टिकल सेंटेंस है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब है देयर इज, देखिए इधर मैंने इसको समझाया है, व्हाट नीड इज देयर टू स्ट्राइव विद द लाइफ दैट हैज गॉन ऑरे। ये राइटर ऐसे कह रहा है कि क्या जरूरत पड़ गई है, व्हाट नीड टू स्ट्राइव, क्या मैं भुगतूं, दुख उठाऊं। स्ट्राइव का मतलब होता है दुख उठाना। विद लाइफ, और ये जो बिगड़ गई है लाइफ मेरी, और ये मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर चली गई है मेरी जिंदगी। अब मैं क्या दुख मनाता रहूं कि ये लड़की चली जाएगी, लड़की चली जाएगी। हैड आई सेड दैट, कौन सा सेंटेंस है बताइए? कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल, ग्रामर में पढ़ा है ना आपने। हैड आई सेड दैट, ये कह देता मैं। हैड आई डन दिस, मैं ये कर लेता। अब नहीं मानी तो नहीं मानी ना, अब तुम पछताने का क्या फायदा? तो रिग्रेट को मना कर रहा है कि रिग्रेट मत करो, ये कह देता,
ये कर लेता, सो माइट आई गेन, माइट का मतलब है शायद मुझे ये मिल जाता, होता है ना कि यार मेरे से एग्जाम में यार 2 दिन और पढ़ लेता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लाइफ की सर्कमस्टेंसेस आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, है कोई डिसाइड करने वाला, सर्कमस्टेंसेस भी डिसाइड करते हैं। मान लो परमात्मा को नहीं मानते हो तो हिट एंड ट्रायल और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का गेम तो है ही ना इंसानों के साथ, आप अकेले जीवन में थोड़ी हो। आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी पता है कि ट्रक आपके हिसाब से ही आएगा, हो सकता है उसी वक्त आपको टक्कर मारे वो। फिर कोई सोचता रह जाए कि काश इस वक्त घर से नहीं निकलता मेरा लड़का तो जिंदा रह जाता, सोचो। तो ये भी ऐसे ही सोच रहा है, मैं ये कर लेता, मैं ये प्राप्त कर लेता, मैं शायद ये मिस कर जाता, माइट शी हैव लव्ड मी, क्या पता वो मैं कुछ ऐसा अच्छा करता शायद वो मुझे प्यार कर लेती, अपने मन से क्वेश्चन कर रहा है ना, इंटीरियर मोनोलॉग हो गया एक तरह का। जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड, क्या पता वो मुझे नफरत भी तो कर सकती थी, लेकिन देखो ये तो मेरे साथ रही है अब तक, इसका मतलब ये मुझे प्यार करती रही है। हु कैन टेल, कौन कह सकता है। वेयर हैड आई बीन नाउ इफ द वर्स्ट बिफेल, अगर सबसे बुरा मेरे साथ होता, बिफेल मैंने होता, तो मेरा क्या होता भाई, व्हाट हैड आई बीन, मेरा क्या होता। एंड हियर वी आर राइडिंग, और देखो मेरे साथ तो बहुत पॉजिटिव हुआ है कि देखो ये मेरे साथ राइड कर रही है। अब राइड तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए कर रही है ना, यहां से वहां तक, लेकिन राइटर को क्या लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, शी एंड आई। अब पॉजिटिव हो गया, देखिए अब देखिए शी एंड आई आ गया। अभी पिछले में तो देखो देयर इज अ रिवर्स ऑफ पैटर्न, अभी आई एंड प्रेमिका का नाम लिख रहा था, अब कह रहा है शी एंड आई। तो शी एंड आई का मतलब क्या लिख रहा है, अब उसको रेस्पेक्ट दे रहा है। और जब तक वो अपने आप को दोषी मान रहा था तब तक वो, क्योंकि आपको मालूम है ना प्रोनाउन का एक पैटर्न है कि अगर आप नेगेटिव या डिसअप्रूवल वाली कोई चीज बोलते हो तो आप सेकंड पर्सन को पहले लेते हो, थर्ड पर्सन को, और बाद में फर्स्ट पर्सन को, है ना। मैं गलत बोल गया क्या, हाँ नेगेटिव चीजों में, सॉरी ये गलत हो गया, ये पॉजिटिव चीजों में। और नेगेटिव चीजों में हम क्या लेते हैं, पहले खुद का नाम लेते हैं, है ना, फिर मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पर्सन का नाम लेते हैं, और फिर लेते हैं हम सेकंड पर्सन का नाम लास्ट में। तो अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, पॉजिटिव हो गया है तो थर्ड पहले आ रहा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाद में आ रहा है। ये ग्रामर की चीजें थोड़ी थोड़ी नोटिस करने लगोगे ना तो आप समझने लगोगे कविताओं को कि कविता ग्रामर के थ्रू कैसे हम तक, हमारे दिमाग तक पहुंचती है। फिर आते हैं आगे, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, क्या मैं अकेला ही फेल हुआ हूं कथनी और करनी में, है ना। इन वर्ड्स एंड डीड्स मतलब कथनी और करनी, डीड्स मैंने काम, वाई क्यों, ऑल मैन स्ट्राइव, सभी इंसान दुख उठाते हैं, एंड हु सक्सीड्स, कितने लोग सफल हो जाते हैं। ये उसने एक रेटोरिकल क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसका आंसर तो हमें पता है। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या है, रेटोरिकल क्वेश्चन कि आपको कोई क्वेश्चन करे आ गए और आप सामने ही खड़े हो तो आंसर तो पता ही है, क्योंकि हमको मालूम है कि दुनिया में सारे लोग हैं जो बोलते हैं वो नहीं कर पाते हैं, है ना, सारे लोग तकलीफ उठाते हैं लेकिन कई लोग सफल नहीं हो पाते हैं। वी रोड, हमने देखो हम साथ साथ यात्रा करके आए, राइड के सेकंड फॉर्म रोड, इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा फ्लो कर रही है। सॉ अदर रीजन्स, हमने तरह तरह के रीजन्स देखे, तरह तरह के इलाके देखे, सिटीज देखी न्यू। अब बताइए अब तक ये घूमता हुआ आया ना उस लड़की के साथ, तो उसने कई कई जगह उसने ट्रेवल किया होगा, उसकी बात कर रहा है। और अगर हम इस सिंबॉलिक जर्नी की बात करें तो इसको लग रहा है कि इस मोमेंट में उसने इतनी लंबी जर्नी तय कर ली। एज द वर्ल्ड रश्ड, और वो संसार है वो भागने लगा हमारे आसपास से, आइदर साइड से, मतलब इधर से भी संसार आप पीछे की तरफ जा रहा है, इधर से भी हम आगे बढ़े जा रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव सोचे जा रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा था, ऑल लेबर, फिर देखो मैंने पूरा हार्डवर्क किया, येट नो लेस, लेकिन फिर भी बेयर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस। अब अच्छा इस कविता में टोन बार बार बदल रही है और प्रोनाउन बार बार बदल रहे हैं और टेंस भी बार बार बदल रहे हैं, आप नोटिस करो। कहता है आई थॉट, मैं ऐसा सोचता था, ऑल लेबर, फिर मैंने हार्ड वर्क किया, येट नो लेस बेयर अप, और मैंने कुछ ज्यादा बहुत बर्दाश्त किया, है ना, कोई कम बर्दाश्त नहीं किया, मतलब बहुत बर्दाश्त किया। बीनीथ देयर लेस देयर अनसक्सेस, और कई लोग जो होते हैं वो अपनी अनसक्सेस के नीचे अपने लेबर को दबा देते हैं। लुक एट द एंड, और फिर बाद में उस काम के बाद कैलकुलेट करते हैं, फिर कंट्रास्ट करते हैं, तुलना करते हैं कि पैटी डन, कि उन्होंने कितना कम किया, पैटी मतलब कम, मात्रा में कम किया, द अनडन वास्ट, और कितना काम किया हुआ रह गया, ना किया हुआ रह गया। अब ये हम सबके लिए है। मैं पीएचडी हूं, लेकिन और मैंने कई देशों में जाकर के और कई शहरों में जाकर के अपने अपने रिसर्च पेपर्स कई पढ़े हैं, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, काश मैं और भी कर सकता था, मैं और भी कर सकता था, मैं ये काम ये पहले भी कर सकता था। हम सब क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद अपने आप को कोसते हैं,
और देखते हैं कि, और हमें पता चलता है कि हमने किया कम और किया ज्यादा रह गया, हम और भी ज्यादा कर सकते थे, यानी कि ह्यूमन पोटेंशियल की ओर इशारा कर रहा है। पैटी डन द अनडन वास्ट, समझ में आया? पैटी मतलब जो हम करते हैं वो तो बड़ा तुच्छ होता है, और अनडन वास्ट, और जो बहुत सारा हिस्सा जो कुछ किए बिना रह जाता है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर, सो फिर वो अपने प्रेजेंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने होपफुल पास्ट से। नतीजा क्या निकलता है कि पास्ट में ही होप थी, प्रेजेंट में निराशा हाथ लगती है। अपने आप को दोष दे रहा है, मुझसे कोई कमी रह गई है, मैंने शायद इसका बहुत ध्यान नहीं रखा, मैं बहुत ज्यादा और कुछ कुछ कर सकता था जिससे कि इस लड़की का मन जीत लेता। आई होप शी वुड लव मी, मैंने ये आशा की थी कि ये मुझे प्यार करेगी। हियर वी राइट, देखो हम जा रहे हैं, जबकि इसमें आपको मालूम है कि ये एग्जैजरेशन है, क्योंकि लड़की जा नहीं रही है उसके साथ, वो हमेशा के लिए जा रही है, लेकिन अभी इसके साथ है तो ये इसको ऑप्टिमिस्टिक होकर के, बहुत आशावादी होकर के हमें समझा रहा है। ठीक है, व्हाट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर्ड, फिर हमसे पूछता है फिर से एक रिटोरिकल क्वेश्चन कि क्या जो हाथ है, आप फिर से देखिए, हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर्ड, सेनिक डकी का इस्तेमाल हुआ है फिर से, है ना, पार्ट फॉर द होल, पार्ट फॉर द होल। ठीक है, क्या हमारा जो काम है, हैंड का मतलब काम एंड ब्रेन मतलब विचार, ठीक है, तो क्या हम इसको मेटोनॉमी भी कह सकते हैं? अब देखिए ये एक बड़ा टिपिकल एग्जांपल आ गया, इसको हम मेटोनॉमी भी कह सकते हैं क्योंकि राइटर दूसरे वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, पूरा शरीर, यहां पर हाथ का मतलब पूरा शरीर नहीं है और ब्रेन का मतलब पूरे विचार नहीं है। सोचो, इसका मतलब है कि मेटोनॉमी, तो ये एक टिपिकल एग्जांपल हो गया जहां पे सिनिक डकी और मेटोनॉमी मिल गया। वेंट एवर पेयर्ड, पेयर्ड का मतलब जोड़े से चलते हैं, यानी कि दिमाग कुछ कहता है और शरीर कुछ कहता है। दिमाग कह रहा है कि ये काम कर ले, शरीर कह रहा है यार अभी तो मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है इसको करने की, है ना। व्हाट हार्ट अलाइक कंसीव्ड, दिल ने जो कुछ सोचा, अब कंसीव्ड मतलब प्लान करना, दिल ने कुछ चीज प्लान कर रखी है साहब। एंड डेयर्ड, क्या हम हिम्मत कर पाए करने की, हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन हम अपने आप से करें तो हम अपने, मुझे नहीं लगता हम कभी जीवन में असफल होंगे। ठीक है, व्हाट एक्ट प्रूव्ड, हमने जितने भी एक्शन किए हैं उसमें कौन कौन सी चीजें प्रूव हो गई, ऑल इट्स थॉट हैड बीन, जितने भी थॉट्स हम लेकर के चले थे क्या हमने एक्शन के थ्रू उनको प्रूव कर दिया। जैसे मैं अपने आप को ले लेता हूं कि मैंने सोचा मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 1000 प्लान में से कोई एक प्लान भी कामयाब, मतलब एक पे भी हम काम नहीं कर पाते, नतीजा हम पीछे रह जाते हैं दुनिया वालों से। और जो सक्सेसफुल है वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, ये मत सोचना कि एक फेलियर ही ऐसे सोचता है, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। व्हाट विल बट फेल्ट द फ्लैशली स्क्रीन, विल, यहां पे विल का मतलब फ्यूचर टेंस नहीं है, विल का मतलब है इच्छा, हमारी इच्छा जो कुछ सोचती है पर वो क्या महसूस करती है, फ्लैशली स्क्रीन, फ्लैशली का मतलब यहां पे हो गया बॉडी, फिजिकल, स्क्रीन का मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, समझ रहे हो, यानी कि इच्छा तो सोचती है लेकिन वो क्या फील करती है, शरीर की बाधा। मन कर रहा है कि यहां से उड़कर वहां पहुंच जाऊं, लेकिन ये शरीर है, इसको ढोकर के कहीं से लेके जाना पड़ेगा वहां तक, तब जाएगा, है ना। वी राइड एंड आई सी हर बुजम हीव, अभी तक वो वॉलuptuousness चल रहा है, हम यात्रा कर रहे हैं घोड़े पे ऐसे तकबक 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 तकबक, और मैं देख रहा हूं कि उसकी जो छाती है वो हीव, यानी कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। तो आप समझ रहे हो ना, इसके अंदर थोड़ा सा वॉलuptuousness, सेक्सुअल डिजायर मौजूद है। वो उस लड़की को एक वस्तु की तरह भी देख रहा है, आपने नोटिस किया होगा, यहां पे ध्यान से देखिए, या उसको उस पर प्यार आ रहा है और वो चाह रहा है कि ये पोजेशन में नहीं कर पाया, ये वॉलuptuous एलिमेंट हो गया, फिर से वॉलuptuous, ठीक है, सेक्सुअल। देयर इज मैनी अ क्राउन, मैनी अ क्राउन एक पैटर्न होता है बच्चों, मैनी के बाद ज्यादातर आपने प्लूरल नाउन देखा होगा ना, लेकिन अगर मैनी के बाद में कभी भी ए आ जाए तो नाउन हमेशा सिंगुलर लगता है। ये एग्जाम में पैटर्न भी आता है आपको ग्रामर में, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आती है, ये भी आपको याद रखना है, बीच बीच में ग्रामर पढ़ा दूं आपको, ठीक है। देयर इज मैनी अ क्राउन, ये इज लिखा हुआ है, फॉर हु कैन रीच, अब बताना जरा ये किसके लिए कह रहा है कि ऐसे बहुत दुनिया में बड़े बड़े ताज हैं, बड़े बड़े क्राउन होने का मतलब है बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, पर हम कौन पहुंच सकता है उन तक, बताना जरा किस तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है उस लड़की की बुजम की तरफ, यानी कि काश मैं इसके साथ प्रेम कर पाता, मिल पाता, तो शायद मेरी इसके साथ शादी हो जाती, है ना, और मैं इसको शारीरिक रूप से प्राप्त
कर पाता। तो वॉलप्चुअस एलिमेंट तो है ही इसमें, मतलब बुरा मानने की क्या बात है, लव पोएम है। फिर वो कंपेयर करने लगता है कि मेरी जो उपलब्धि ज्यादा है, 10 लाइन्स, फिर वो समझाता है हमें कि देखो अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, एक कोई पॉलिटिशियन, उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसकी लाइफ में क्या मिला उसको मरने के बाद, केवल 10 लाइनें। उसने क्या किया, नाउ इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद ऑल द अदर पीपल्स और अचीवर्स, कि वो उसको क्या मिलता है, उसकी कबर के ऊपर 10 लाइन लिख देते हैं, द फ्लैग स्टक ऑन अ हीप ऑफ बोन्स। अब हीप ऑफ बोन्स ध्यान से देखिए, टीएस एलियट ने भी यूज किया है ना, ये क्या हो गया, एक मेटाफर हो गया। बॉडी क्या है, बॉडी हड्डियों का ढेर के सिवा और कुछ भी नहीं है ना। तो कहता है कि उसकी हड्डियों के ऊपर एक फ्लैग लगा दो, यानी कि उसके मृत शरीर के ऊपर, और उसको क्लेम कर दो कि ऐसा भी हमारा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन मर गया, ठीक है, देखिए इधर एपिटाफ लिख दो उसका, और बस ये अचीवमेंट है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आज 6 जुलाई है कि 7 जुलाई है, और 5 जुलाई को आपको मालूम है कि तीजन बाई की डेथ हुई है। तो तीजन बाई एक बहुत बड़ी गायिका हुई है, लोक गायिका, देश विदेश में नाम कमाया उन्होंने, छत्तीसगढ़ की थी और पंडवानी गाती थी। अब वो जब उनको पद्म विभूषण मिला, और आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह से सेना के लोग पहुंचे और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। अब वो हर आदमी को नसीब होती है कि जरा बताइए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या, अरे क्या है, ऐसा तो किसी के भी हो सकता है। इसका मतलब है कि वो थोड़ा अंडरमाइन कर रहा है दूसरों के अचीवमेंट्स को और अपने अचीवमेंट को ज्यादा मान रहा है। अ सोल्जर्स डूइंग व्हाट अटेंस, अटेंस का मतलब होता है रिग्रेट करना, लिख लो आप। कहता है और सोल्जर को क्या मिलता है, सोल्जर इतनी सारी उम्र अपनी सरकार को दे देता है, अपने देश को दे देता है। दे स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब है यहाँ पे राइट, है ना। अच्छा, ये स्क्रैच वर्ड लिख करके क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, कुरेद देते हैं उसका नाम। ऑन द एबी स्टोन्स का मतलब क्या होता है, आपको मालूम ही होगा, वेस्टमिंस्टर एबे का नाम, मतलब जहां पे दफनाते हैं अपने सैनिकों को और बड़े बड़े लोगों को। वहां पर क्या है कि उसके झंडा गाड़ दिया, उसको दफना दिया, उसका एपिटाफ लिख दिया, उसको सलाम ठोक दिया। क्या हासिल किया एक सोल्जर ने, देखो मुझे, मैंने क्या हासिल किया है, देखो ये लड़की मेरे साथ जा रही है, माई राइडिंग इज बेटर, देखा आ गया ना। ये अपने आप को, ये ऑप्टिमिज्म है। आप इसको आप कभी देखा करो, कई कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कह रहे हैं माई राइडिंग इज बेटर देन देयर बाय देयर लीव, जो वो छोड़ गए। किन किन के नाम है, स्टेटमैन और सोल्जर के। व्हाट डज इट ऑल मीन पोएट, फिर आ गया गुस्सा निकाल रहे पोएट पे कि अरे भाई पोएट, तेरी जिंदगी का क्या मतलब है। इट का मतलब है लाइफ। वेल ठीक है, तूने लिखा है, क्योंकि खुद पोएट है ना, ध्यान से देखिए अंडरटोन देखिए कविता में, क्योंकि खुद भी पोएट है ना, तो एक ये वेल आ गया कि अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा काम किया तुमने योर ब्रेन बीट्स इनटू रिदम, तुम्हारा तो दिमाग ही रिदम में चलता है, मतलब तुम तो कविताएं ही करते रहते हो, है ना। यू टेल, तुम तो वो सब बता देते हो, व्हाट वी फेल्ट ओनली, जो हम केवल सोचते रह जाते हैं। आपको पता है ना, जब हम कोई गाना सुनते तो हमको ऐसा लगता है कि तो मैं लिख दूं, लेकिन हम लिख नहीं पाते। यानी कि कवि वो कर देता है जो हम केवल फील कर पाते हैं। यानी कि तुम बड़े आदमी हो, ओके, यू एक्सप्रेस्ड, यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल, तुम चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना जानते हो, तुम चीजों को बहुत सुंदर तरीके से रखना जानते हो, द बेस्ट तरीके से। खुद की तारीफ कर रहा है क्योंकि खुद कवि है, ठीक है। एंड पेस देम इन राइम, और तुम अपने विचारों को साथ साथ क्या करते हो, रख देते हो। पेस का मतलब होता है यहाँ पे रख देना, प्लेस कर देना राइम में। सो साइड बाय साइड, वो हम आम आदमी नहीं कर पाता, है ना। हम कविता के तौर पर शब्दों को ला करके एक दूसरे के अगल बगल में नहीं रख सकते। इट इज समथिंग, क्या कुछ है, कुछ तो है इसमें, कुछ करते हो तुम, अरे नहीं नहीं, इट इज मच, ये तो बहुत कुछ है बट देन फिर हैव यू योरसेल्फ व्हाट इज बेस्ट फॉर मेन, एक क्वेश्चन कर लिया। क्योंकि कवियों के बारे में क्या कहा जाता है कि वो बहुत सफल नहीं होते, वो सारी दुनिया की लग्जरी नहीं ले पाते। तो वो उसको क्वेश्चन कर रहा है कि तूने जिंदगी में हासिल क्या किया है, तेरे पास वो सब कुछ है क्या जो आदमी के लिए बेस्ट माना जाता है। तो अब आज भी पुअर है, सिक है, ओल्ड हो गया, इर मैंने बिफोर, समय से पहले ही तो बूढ़ा हो गया। नियरर वन विट योर ओन सबलाइन, तू अपने विट मतलब जरा सा, लिख लो आप, जरा सा, एन आयोटा ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। एक फ्रेज दे रहा हूं आपको, एन आयोटा ऑफ। सबलाइन का मतलब होता है हाइट, है ना, उदात, उत्कृष्ट, उत्कर्ष लाइफ का। तू जरा सा अपने उत्कर्ष तक, हाइट तक पहुंचते पहुंचते रह गया लाइफ के अंदर, अपनी बात भी कर सकता है। अब देखो, एक कवि दिखा दिया इसने कि तूने क्या किया, जिन फटेहाल कपड़े पहन रखे हैं इसने, अंधेरे कमरे में लिख रहा है ना।
तो ये कह रहा है देन वी, और तेरे को तेरी चीजों को अब हमसे कंपेयर करें तो देन, कंपैरिजन के लिए देन आ गया, वी हु नेवर हैव टर्न्ड अ राइम, हमने तो आज तक कविता नहीं लिखी। अब यहां पे बताइए कि भले ये कभी हमेशा याद रखना है, द इंटरलोक्यूटर ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इज नॉट द पोएट, है ना, इज नॉट ऑलवेज द, यहां पे लिख देता हूं, मोस्टली ड्रामेटिक सेटिंग क्रिएट करके राइटर लिख रहा है। आपको दिख भी रहा है मैंने क्या लिखा है, ये पेन थोड़ा फेंट हो गया है लगता है, पता नहीं क्यों। द इंटरलोक्यूटर का मतलब है जो कविता में बोलता है, वो कवि हो भी, क्योंकि कवि तो कविता लिख रहा है, उसने ड्रामेटिक कैरेक्टर क्रिएट किया, ये प्रेमी। तो हम ये नहीं कह सकते, हालांकि लिखने वाले की सबकॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं कविता में नजर आ जाती है, जो मैं आपको सिखा रहा था, है कि नहीं। जैसे इसने कवि की तारीफ की है, लेकिन बाद में उसने उसको थोड़ा सा भूखा नंगा भी दिखा दिया, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वो कह रहा है कि हमने तो कभी कविता नहीं लिखी, जबकि जो कवि, अब ये जो बोलने वाला है वो प्रेमी है ना, वो अपने आप को कवि नहीं मान रहा, क्योंकि वो कवि है ही नहीं, हमें उसके प्रोफेशन के बारे में कविता में कोई हिंट नहीं मिला। सिंह, चल ठीक है ऐसा कर तो हमारे लिए गा। ये बात समझ में आ गई कि आपको, कहीं ऐसा ना आप समझ लो कि ब्राउनिंग खुद ही कह रहा है, ब्राउनिंग नहीं कह रहा है, ब्राउनिंग हैज क्रिएटेड अ कैरेक्टर। चल गा हमारे लिए, राइडिंग इज अ जॉय, ऐसा कोई गाना लिख फॉर मी, मेरे लिए, आई राइड, देख मैं यात्रा कर रहा हूं, मैं सवारी कर रहा हूं इस लड़की के साथ। एंड यू ग्रेट स्कल्प्टर, फिर अचानक से उसका सारा गुस्सा एक मूर्तिकार पे उतरता है, बोलता तू, यू गेव अ स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20, याद रखना, डजन मैंने क्या होता है 12, है ना, तो स्कोर मतलब होता है 20। तो 20 साल तूने 8 को दे दिए, हर स्लेव, और तू 8 की देवी का क्या बन गया, गुलाम। एंड दैट इज योर वीनस, वीनस का मतलब गॉडेस ऑफ, आपको पता होना चाहिए 8 की गॉडेस, लव की गॉडेस को वीनस कहा गया है ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक एलिमेंट आ गया। वेंस, जहां, जहां, वेंस मतलब जहां, वी टर्न, अब भाई तेरी कवि, देखो हमने तेरी मूर्ति देखी, तू बड़ी अच्छी मूर्ति बना रहा है वीनस गॉडेस की, है ना, लेकिन जब हम मुड़ करके वो यॉन्डर, यॉन्डर का मतलब होता है वो वहां, देयर, दूर कहीं, देयर, वो जो लड़की देखते हैं ना जिंदा, ये तो तू तो मूर्ति बना रहा है। दैट फोर्ड्स, फोर्ड्स एक वर्ब है बच्चों, है ना, गर्ल के बाद में देखिए ये फोर्ड्स आ रहा है, तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्रॉस कर रही है द बर्न, बर्न का मतलब यहां पे एक स्कॉटिश इंग्लिश यूज की है राइटर ने, जिसके अंदर छोटी सी नदी, छिछली नदी, जिसको आराम से स्ट्रीम या ब्रूक, जिसको आराम से पार किया जा सकता है। कहता देख हम उस लड़की को देखते ना, तेरी मूर्ति से तो ज्यादा अच्छी वो लड़की लग रही है हमको, तेरी मूर्ति ठीक है, वीनस की मूर्ति बनाई है तूने। अब ये इस सीन से आप समझ जाओगे कि ये मूर्ति बना रहा है, सारी उम्र दे दी इसने अपनी, लेकिन ये जो लड़की ज्यादा खूबसूरत लाइव लग रही है, जो एक फोर्ड को क्रॉस करते हुए नजर, बर्न को फोर्ड करती हुई नजर आ रही है। ये सीन से आप ये बात समझ जाओगे कि राइटर ने क्या क्या सीन इस कविता में क्रिएट किए हैं। यू एक्वीज, एक्वीज का मतलब क्या होता है, हर चीज को शांति से एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, कामली एक्सेप्ट करना, एक्वीज इसका प्रोनाउंसिएशन है। एंड शैल आई रिपाइन, तो क्या मैं रिग्रेट करूं, मतलब तूने अपने जीवन में हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं क्यों रिपाइन करूं भाई, मैं भी इस चीज को बहुत एक्सेप्ट करूंगा कि मेरे जीवन में क्या मिला। व्हाट मैन ऑफ म्यूजिक यू ग्रोन ग्रे, अब आ गया लास्ट में, तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि किन किन लोगों को कंपेयर किया है। म्यूजिशियन के लिए कह रहा है कि तू तो बूढ़ा हो गया, ग्रोन ग्रे, ग्रे का मतलब है सिर पर सफेद बाल आ गए, व्हाइट, बालों के लिए व्हाइट वर्ड यूज नहीं करते, पता होगा ना। यू ग्रोन ग्रे का मतलब होता है योर हेड हैव ग्रोन ग्रे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोले, यहाँ पे कौन सी लिटरेरी टर्म है, ठीक है, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि मेटाफोरिकल यूज किया है कि तू सफेद हो गया है, ग्रोन ग्रे, तू बूढ़ा हो गया है। विद नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से, और तेरे पास सिवाय म्यूजिक के नोट्स के सिवा, स्वरों के सिवा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इज दिस योर सोल प्रेज, एकमात्र तेरी प्रेज यही है क्या, फ्रॉम अ फ्रेंड, कि तेरी तारीफ देख तेरे जो दोस्त हैं कैसे करते हैं। अब वो इन्वर्टेड कॉमा में उनकी लाइन बोल रहा है जो दोस्त इसके कहते हैं। भाई सारी उम्र एक आदमी ने म्यूजिक को दे दी, बूढ़ा हो गया, तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहिए ना। हम देखते हैं कि भाई हर गायिका लता मंगेशकर बनी क्या है, जरूरी है क्या, तो यहां पर वो सफलता और असफलता की बात आ गई कि ये जितने भी लोग हैं
इनको ये राइटर असफल कह रहा है और खुद की थोड़ी सी असफलता को भी सफलता मान रहा है, और कह रहा है कि ग्रेटली हिज ओपेराज स्ट्रेंथ्स इंटेंट। ध्यान से पढ़िए कि बहुत, ओपेरा का मतलब होता है नृत्य नाटिका। कहता है हाँ उसने नृत्य नाटिका में जो संगीत दिया है ना, स्ट्रेंथ्स का मतलब म्यूजिक, कहते हैं हाँ वो बहुत इंटेंशन अच्छा था। इंटेंट मतलब इंटेंशन, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ साहब उसमें तो बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया है पर चला नहीं वाला म्यूजिक। पुट इन म्यूजिक वी नो हाउ फैशन एंड। लेकिन जब हम म्यूजिक की बात करते तो हमको मालूम है आजकल क्या फैशन चल रहा है। हाउ फैशन एंड्स का फैशन एंड का मतलब है कि ये तो बूढ़ा हो गया है, इसको पता नहीं है। भाई जैसे अब मैं पढ़ाते पढ़ाते 50 क्रॉस कर गया, तो कई बार मान लीजिए कोई मेरे बारे में बोला कि सर आपने जीवन में हासिल ही क्या किया है, आपके पास कितने स्टूडेंट्स, आप बहुत बड़े यूट्यूबर तो बने नहीं, वो देखो अभिनव सर एसएससी वाले, वो देखो खान सर, वो तो कितने लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो उनको पढ़ाना आता है यूट्यूब के ऊपर। तो आप अंदाजा लगाओ कि कोई मेरी उपलब्धि को जीरो गिना दे, तो इसी तरह से यहाँ पर उसको उपलब्धि को जीरो गिना दिया। और क्या कह रहा है, अच्छा ये सीन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेचारा बूढ़ा हो गया है, म्यूजिशियन नजर आ रहा है आपको, सारी उम्र दे दी इसने, लेकिन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि न्यू ओपेरा, न्यू म्यूजिक, न्यू इरा, वर्ल्ड ऑफ वंडर अवेट्स। ये ओपेरा में जा रहे हैं, कह रहे हैं यार वैसा नहीं लिखता तू आजकल, जबकि वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन रहा होगा। समझ रहे हो, ये सीन भी आपको क्लियर हो गया। आई गेव माई यूथ बट वी राइट इन फाइन। कह रहा है कि मैंने इस लड़की को रिझाने में, इस तक अपने आप को पहुंचाने में, जिसको अपन अगर सस्ती भाषा में बोले तो पटाने में, अपनी सारी जवानी दे दी। पर आज देख कम से कम मैं इसके साथ राइड तो कर रहा हूं ना, देखा कितनी अच्छी बात है। तो आप एग्जैजरेशन समझ रहे हो। लास्ट स्टैंजा पे आ गए हम। हु नोज व्हाट इज फिट फॉर अस, कौन जानता है क्या है हमारे लिए फिट। जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में लेक्चर दिया था कि हमारे लिए क्या फिट है, हमें क्या पता। मैं प्रोफेसर बन जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, अब मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं तो ये अच्छी चीज है कि वो अच्छी चीज होती, किसको पता है ना। हैड फेट प्रपोज्ड ब्लिस, भाग्य अगर हमारे लिए प्रपोज करके रखता आनंद, ब्लिस हियर शुड सब्लिमेट माय बीइंग, तो हो सकता है मैं यहीं उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता, मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा एग्जिस्टेंस। अगर भाग्य में मेरे ब्लिस लिखा होता तो मैं पूरा का पूरा उस उत्कर्ष को, उस हाइट को प्राप्त कर लेता, उस, है ना, मेरी शरीर, मेरा पूरा जो बीइंग है, मेरा एग्जिस्टेंस है। हैड आई साइंड द बॉन्ड स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, और हो सकता है कि मैं वहीं बंद के रह जाता। साइंड द बॉन्ड का मतलब है कि मैं उस जिंदगी को जी रहा होता, पर स्टिल, अब यहाँ पे कई सारे गहरे मीनिंग आ गए भाई, अब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। लाइफ को जीना प्रेजेंट में अपने शरीर के साथ, उसको साइन द बॉन्ड बोल रहा है राइटर, यानी कि ये जीवन, ये रियलिटी। स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, लेकिन मौत के बाद भी तो एक जीवन है, यही सारी खुशियां। ये ब्राउनिंग की फिलॉसफी है ऑप्टिमिज्म की, कि सब कुछ यहां हासिल कर लोगे। देखो आपको एक फर्स्ट ग्रेड में एक पोएम पढ़ाते हैं एंड्रिया डेल साटो, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि वो ये तसल्ली दे रहा है कि अच्छा हुआ मेरे को यहाँ पे पूरा प्यार नहीं मिला, तो मैं आगे हेवन में जाकर के क्या करूंगा, क्योंकि जो यहां नहीं मिलता है वो वहां मिलता है। तो कह रहा है कि स्टिल वन मस्ट लीड, है ना, कि कोई ना कोई, हर आदमी को जरूर, मस्ट यूज किया है, जीनी ही पड़ती है इस जिंदगी के अलावा, बियॉन्ड, परे भी एक जिंदगी। हैव अ ब्लिस टू डाई विद, क्योंकि आपके पास एक ब्लिस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए मरते वक्त के, देखो मुझे यहां नहीं मिला, मुझे वहां मिलेगा, यानी कि होपफुल रहता है इंसान। डिम डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है डिस्क्राइब्ड, कहता है ये सब चीजें हमें पता नहीं है। क्या पता, यहां नहीं मिला वहां मिलेगा, किसको पता। दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, आपका जो पैर है एक बार पड़ गया, प्लांट हो गया आपके लक्ष्य के ऊपर। दिस ग्लोरी गार्लैंड, तो ये जो विजय हार है ना, ये जो विजय की माला है, ग्लोरी की माला है, राउंड माई सोल, मेरी आत्मा के चारों तरफ पड़ गई। कुड डिस्क्राइब सच, कौन डिस्क्राइब कर सकता है कि भाई मुझे यहां पर अगर सब कुछ मिल जाता है और मैं यही सफल हो जाता, तो कौन कौन कह सकता हो जाता, नहीं भी होता। ट्राई एंड टेस्ट, मैंने जिंदगी में ट्राई किया और अपने आप को टेस्ट किया, ये हमें भी कह रहा है कि तुम ट्राई कर लो, टेस्ट कर लो। आई सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट, अब कह रहा है, अब लास्ट में आते आते कह रहा है कि नो, हाँ शायद ये सेकंड लास्ट स्टैंजा था। आई सिंक बैक शडरिंग, शडरिंग का मतलब होता है मैं तो यार पीछे हट रहा हूं अब इस क्वेस्ट का, मतलब इस क्वेश्चन से, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ रहा। अर्थ बीइंग सो गुड, धरती आपकी बहुत अच्छी है, रियलिटी आपकी बहुत अच्छी है। वुड हेवन सीम बेस्ट, तो क्या हेवन भी बहुत अच्छा लगना चाहिए, यानी कि हाँ लगना तो चाहिए। रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, कौन बनना चाहेगा जरा बताओ, ये इस होप के साथ कि भाई आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड,
अब तो वो प्रेजेंट मोमेंट में इतना जी रहा है कि ना तो उसको हेवन सूझ रहा है ना, एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड, उस राइड को ही वो एंजॉय कर रहा है, उसको लड़की भी नहीं चाहिए, वो कह रहा है मैं तो इस मोमेंट को जीना चाहता हूं, ये मोमेंट जी लो, क्योंकि इस पूरे स्टैंजा में यही आया है, पता नहीं ये हो जाता, वो हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता, यहां मिल रहा है तो ले लो, वहां मिलेगा नहीं मिलेगा हमें क्या पता, यहां मतलब हेवन में, एंड येट फिर भी शी हैज नॉट स्पोक सो लॉन्ग, वो अभी तक कुछ नहीं बोली, ये सब इसके मन में ड्रामेटिक मोनोलॉग चल रहा है। व्हाट इफ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रांग, काश भगवान, हेवन का मतलब है गॉड, इतने अच्छे हो जाए भगवान कि इतने स्ट्रांग एट लाइफ बेस्ट, कि मेरी ये लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है चलता ही रहे, विद अवर आईज अपटर्न्ड, और हम अपनी जिंदगी में अपनी आंखों को ऑप्टिमिज्म के साथ ऊपर रखें और आगे की तरफ देखते रहें, विदर लाइफ फ्लावर इज फर्स्ट डिसेंड, और हम देखें कि हमारी जो जिंदगी का फ्लावर है, यानी कि हमारी जो जिंदगी है, अच्छा वो किस तरह से मुरझाती है डे बाय डे। भाई अगर हम अपने मोमेंट में नहीं जिएंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आज निकल कल नहीं परसों हमारा एंड है। डिसेंट का मतलब है पता लगाना, टू नो द डेप्थ ऑफ समथिंग। हम दोनों ने फिक्स्ड, सो ये चीज फिक्स कर ली थी, एवर शुड सो अबाइड, तो क्या जरूरी है क्या कि हमने प्यार किया और हमने कसमें वादे खाए और हमेशा हम एक दूसरे के साथ बंधे रहते? व्हाट इफ वी स्टिल राइड ऑन वी टू, क्या हुआ अगर हम अभी भी दोनों जने राइड ही करते रहे? तो अगर राइड करते रहे तो विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, बहुत सुंदर लाइन है बच्चों, लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, जिंदगी हर वक्त बूढ़ी तो हो रही है लेकिन हर वक्त नई है कि नहीं? क्योंकि आप कभी भी किसी भी बुजुर्ग को देख लो, उसको ऐसा अंदर से आत्मा में बूढ़ा होना नहीं लगता। जैसे कि हम मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो लाइफ हमेशा नयापन, रोज सुबह उठते हैं, नई भूख, नई डिजायर्स, है ना, नई चीजें सूझती है। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, जिंदगी कभी बदलती नहीं है, किस्म नहीं बदलती, वैसे का वैसे रहता है इंसान पहले दिन से लास्ट दिन तक, केवल डिग्री बदलती है, हल्का 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 चेंज होता है। द इंस्टेंट मेड एटर्निटी, वर्ल्ड फेमस लाइन है, क्षण ही आपकी एटर्निटी का मतलब शाश्वत बन गया, ये मोमेंट ही पूरी जिंदगी है। एटर्निटी का मतलब क्या होता है बताइए? अनंतता। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए ना, इंस्टेंट मतलब क्षण, तो क्षण में ही अनंतता है, यही क्षण है। आगे भी जाने न तू, वो गाना सुना आपने? आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो वो यही कह रहा है कि जो भी है वही ये एक पल है, इसमें जी ले। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी। अब कितना पॉजिटिव देखो, कहता है कि मैं और वो, हालांकि ये पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि इसने क्या किया है, अपने आप का नाम पहले ले दिया, तो ये नेगेटिव हो गया हल्का सा। ये ग्रामर के हिसाब से बता रहा हूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्या पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं। आप फर्स्ट पर्सन खुद का लिखते हो पहले, तो आप अपने आप को दोषी मान रहे हो ना, तो इनडायरेक्ट वे में अगर साइकोल एनालिटिकल तरीके से कविता की गहराई में जाएंगे तो हमको ये सब पता चलेगा। कहता है कि भगवान ने ये प्रूव कर दिया है कि मैं और वो राइड टुगेदर फॉर एवर राइड, हम राइड ही करते रहे, राइड ही करते रहे, राइड ही करते रहे। ठीक है, यानी कि ये अगर मैंने अपने जीवन को, इस क्षण को जी लिया तो ऐसा लगेगा यही जीवन है, यही जीवन है। चलिए, मैंने पूरी पोएम खत्म कर दी। मैंने कोशिश की है पोएम को पढ़ाने की, मैं कोशिश करता रहता हूं कि भी बच्चे हर चीज सीखते रहे। आपको कैसी लगी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखा करो। मैं देख रहा हूं कि आप कंज्यूम करते हो किसी का पढ़ाया हुआ लिटरेचर, और आप कोई कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो थोड़ा सा दुख होता है। तो कोशिश करें कि इसको लाइक जरूर करें, और पॉजिटिव नेगेटिव आपको कमी नजर आती है तो आप कमी का कमेंट लिखें, कमेंट जरूर लिखें ताकि मुझे सुधरने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच।